हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 1 को। और हमारे चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, मतलब समानता की बात कर रहा है इस चैप्टर में। और हम काफ़ी अच्छे ढंग से इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। साथ ही साथ तुम क्लास 7 के सिविक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इन सारे का प्लेलिस्ट देख सकते हो इस चैनल पे। तो तुम जा करके वहाँ पर देखो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। तो वो 3 काम जरूर से कर लो, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और यहाँ पर देखो जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो कुछ पिक्चर्स के साथ शुरू हो रहा है। देख रहे हो पहले पिक्चर में ये लड़का बूट पॉलिश कर रहे हैं, 2 लड़के। उसके बाद तुम देख रहे हो कि ये लड़का निगोशिएट कर रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है। बातचीत क्या कर रहा है, तो होता ये है कि ये रिच पीपल जो हैं वो पैसे फेक करके देते हैं जो बूट पॉलिश का जो चार्जेज है। लेकिन लड़का ऑब्जेक्ट कर रहा है। इस इमेज में तुम देख रहे हो कि लड़का इस पर ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप पैसे फेक करके नहीं दीजिए, मेरा भी डिग्निटी है, इसका मानना है। और फिर आप देखते हैं कि इस बात को रिकॉग्नाइज करता है ये रिच जो भी लोग हैं, और बच्चे को उठा करके पैसे दे रहा है। तो ये फिल्म दीवार से लिया गया है। उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मूवी है। और इसका हीरो जो है अमिताभ बच्चन है, नाम सुने होगे। तो तुम इस फिल्म को देख सकते हो, काफ़ी इन्जॉय करोगे। तो यही बात बता रहा है, मतलब इसमें मेन मैसेजिंग क्या है, तो मैसेजिंग यही छिपा है कि डिग्निटी की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है? डिग्निटी की। डिग्निटी मतलब मान, सम्मान, स्वाभिमान जो होता है हर व्यक्ति का होता है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। और उसी की बात इसमें बता रहा है। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है। तो चैप्टर में ये पहला जो टॉपिक है, हमारा जो सेक्शन है, वो कह रहा है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में समानता का क्या स्टेटस है, किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, माने महत्व देता है एवरी पर्सन एज इक्वल, मतलब सब व्यक्ति जो है भारतीय संविधान के नज़र में एक ही है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी लोगों को एक ही प्लेस पर रखता है, एक ही स्टेटस में देखता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल जो भी देश में रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो भी इस देश में रह रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, मतलब पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, या गरीब हो, अमीर हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी लोग कानून के नज़र में क्या है? इक्वल हैं, संविधान के नज़र में इक्वल हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। इसका ये मतलब नहीं कि असमानता खत्म हो गया है। असमानता है, भले कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटीड है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रैक्टिकलिटी में तुम देखोगे समाज में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि ये कास्ट के आधार पर हो, ये जेंडर के आधार पर, बहुत सारी तरीक़ों से आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है। आगे क्या कह रहा है? लेकिन बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक इंडिया में, प्रजातांत्रिक भारत में, ये प्रिंसिपल इक्वालिटी का तो है, इक्वालिटी ऑफ द प्रिंसिपल एग्जिस्ट तो करता है और इसको महत्व दिया जा रहा है। वाइल शुरुआती दौर में तुम क्या देखोगे कि पहले के ज़माने में ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन की रोकथाम की बात करे, या बुरा बर्ताव किसी के साथ किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई हो, कानून हो, या ऐसा कोई प्रॉपर व्यवस्था हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जैसे अभी पुलिसिंग देख रहे हैं, कोर्ट्स देख रहे हैं हम लोग, जुडिशरी जो है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ देख रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले एक संस्था है। तो बहुत तरीके से लोगों को इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, कंपेल किया जाता है, हर तरीके से प्रयास किया जाता है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, उसको बढ़ावा मिले और इनइक्वालिटी को रोका जा सके। लेकिन पहले के समाज में, पहले के ज़माने में ऐसा व्यवस्था नहीं था सुचारू रूप से। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे इसी में? दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये तो देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी गारंटी करता है, इनइक्वालिटी को रोकने का प्रयास करता है, ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविजन दिया गया है, ऐसा क्या क्या प्रावधान दिया गया है जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है? तो हम लोग क्या देखेंगे? पहला प्रावधान ये है कि दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो भी लोग हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो सब समान है कानून की नज़र में। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता नाम का एक डोमेस्टिक वर्कर हो, डोमेस्टिक वर्कर जो घर में काम करते हैं, या गरीब समझिए, मजदूर समझिए, दोनों, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, दोनों एक ही लॉ से निर्धारित होंगे, या दोनों पर एक ही लॉ एक्ट करेगा। दूसरा क्या प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका बर्थ कहीं भी हो, या मेल हो, फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तीसरा प्रावधान क्या है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट्स। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, जो भी पब्लिक प्लेस है। हो सकता है प्राइवेट एंटिटी में जाने से या प्राइवेट प्रेमाइसेस में जाने से रोका जा सके क्योंकि वो निजी संपत्ति है, लेकिन कोई भी सरकारी या सामुदायिक चीज़ है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने का अलाउंस है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। चौथा चीज़ आप देखेंगे कि अनटचेबिलिटी पर वार किया गया है, मतलब छुआछूत की जो भावना है उसको एबोलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारे प्रोविजंस आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इनइक्वालिटी को रोकता है। तो यही 4 प्रोविजंस आप हैं, इसको मेंशन करेंगे तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझना भी चाहिए। देखिए, नया पार्लियामेंट भवन बना है, टाटा का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। टाटा की इंजीनियर्स ही मिलकर बनाया है। देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में लिखो। पहले वाला राउंड शेप जो था वो गोला वाला जो अंग्रेज बना के गए थे वो अच्छा है या ये अच्छा है? पीछे देख रहे हो, ये गोला वाला जो है ये अंग्रेज बनाए हुए, ये नया वाला अभी का पार्लियामेंट है। तो इसको कमेंट में जरूर लिखो। आगे देखो, कह रहा है द 2 वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान तो कोई जीवित चीज़ नहीं है, उसमें मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कोई ना कोई बॉडी चाहिए, कोई ना कोई संस्था चाहिए। तो सरकार क्या करती है, सरकार इन सारे प्रावधानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर हम लोग पढ़े हैं 4 प्रावधान हैं, उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला तरीका बताया है कि थ्रू लॉज, कानून बनाती है सरकार, कानून बना करके रोकथाम करती है इनइक्वालिटी का, असमानता को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का प्रयास करती है सरकार कानून बना करके। साथ ही साथ दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। अब सरकार क्या करती है, पहला काम तो सरकार करती है कि कानून बना देती है ना, कानून बना करके रोकती है ये इनइक्वालिटी को और इक्वालिटी को प्रमोट करती है। दूसरा क्या हम लोग देखते हैं कि सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, स्कीम बनाती है, जिसके तहत जो भी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी माने जो पिछड़ गए डेवलपमेंट में, जो दबे हैं, कुचले हैं, है ना, उन सब लोगों को प्रमोट करने का प्रयास करती है स्कीम्स के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए। कह रहा है देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं भारत में जो प्रोटेक्ट करते हैं सभी लोगों के अधिकारों को समान रूप से। इन एडिशन टू लॉज, है ना, कानून के अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम। अब जैसे मिड डे मील स्कीम देखिए ना, उसके अलावा पीडीएस सिस्टम चलता है जिसमें चावल वगैरह ये सब दिया जा रहा है। तरह तरह के तरीक़ों से महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि वो बिजनेस कर सकें, ये सब कर सकें। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्कीम चल रहा है जो लोगों में इक्वल अपॉर्चुनिटी ला रहा है, लोगों के स्टेटस को बढ़ा रहा है, सबको एक समान लाने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। अब इन सारे स्कीम के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग पीछे छूट गए, जो लोग कमज़ोर हैं, उन लोगों को बराबर में ला करके खड़ा किया जा सके। तो ये सरकार का प्रयास है। कह रहा है वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। इसको ज़्यादा फोकस किया गया है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो कह रहा है यह मिड डे मील स्कीम क्या है, तो दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। जितने भी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों के लिए कुक्ड लंच का प्रावधान किया गया, यही इस स्कीम में है। कह रहा है तमिलनाडु पहला स्टेट था जो इस स्कीम को लॉन्च किया था। कब? 2001 में किया था। ये MCQ है, यहाँ से याद रखना। 2001 में तमिलनाडु पहला स्टेट था जो स्कीम लॉन्च किया, मिड डे मील स्कीम। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया कि आप भी अपने यहाँ विदिन 6 मंथ लॉन्च कीजिए इस प्रोग्राम को। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस मिड डे मील स्कीम का बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स। अब इस प्रोग्राम के लॉन्च होने से क्या होता है, बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं स्कूल में दाखिला लेना शुरू किए और स्कूल को अटेंड भी करने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट, टीचर लोगों ने क्या रिपोर्ट किया, क्या जानकारी दिया कि टीचर लोगों ने बताया कि चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न। पहले क्या होता था कि चिल्ड्रन गए स्कूल से लंच के समय में लंच करने को घर गए और वापस ही नहीं लौटते थे। अब क्यों नहीं लौटते थे? क्योंकि घर पे माँ है, उनकी माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहे हैं, घर पे खाना का दिक्कत है ना, ये सब, और कुछ बच्चे का मन भी, तो नहीं लौटते थे। लेकिन जब से मिड डे मील शुरू हुआ है वो लोग घर नहीं जा रहे हैं और क्लास पूरा ख़त्म करके जाते हैं। देयर अटेंडेंस इंप्रूव हो गया है, उनका अटेंडेंस। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट। अब क्या होता था, बच्चे गए घर पे लंच को तो उनकी माँ को भी अपना काम छोड़ करके आना पड़ता था। तो इससे माँ भी प्रभावित हो रही है, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और घर का इनकम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन जब से मिड डे मील आया है तो माँ का काम इंटरप्ट नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, माँ कंटिन्यूसली वर्क कर पाती है। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट। अब क्या होता है इससे, कास्ट प्रेजुडाइस मतलब क्या हुआ, जो
पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच है जो शुरू से चला रहा है कि छुआछूत की भावना है, एक ऊंच जात नीच जात है ना, इसको भी काउंटर करने में, इसको भी ख़त्म करने में ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब मिड डे मील स्कीम चलता है तो स्कूल में सभी कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ करके खाते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेस, और कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि दलित वीमेन जो भी हैं, दलित महिलाएं जो छोटे जाति से आते हैं, वो लोग को एम्प्लॉय किया गया है इस भोजन को पकाने के लिए। अब इससे क्या होता है कि छुआछूत की भावना को और ख़त्म करने में मदद मिलता है। कह रहा है द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। अब इससे क्या होता है, जो गरीब बच्चे खाना नहीं खा सकते हैं उनको भी खाना मिल पा रहा है इस स्कीम के तहत, और वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए SDG का बात किया है। अगर SDG को जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो तुम कमेंट करो, हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसको गोल नंबर 2 रखा गया है। इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है जीरो हंगर को, कि भूखमरी को ख़त्म करना है। इस टारगेट को सेकेंड टारगेट माना गया है SDG में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है तुम नहीं जानते हो, कमेंट करो, बताएंगे। अब आगे क्या देखोगे तुम कि वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। अब सरकार तो बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कुछ हैं जो अभी सरकार को करना जरूरी है। कह रहा है मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्कूल, देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस। अब कह रहा है ना, मिड डे मील से बच्चे की संख्या बढ़ा है, बच्चे का एडमिशन बढ़ा है, वो क्लास भी पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा डिफरेंसेस है जो आपको देखने को मिलेगा शहर में जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो ग्रामीण गांव में सरकारी स्कूल चल रहा है। इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है, टीचर के क्वालिटी का ये है, सोसाइटी में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। कह रहा है इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। बहुत सारे स्कूल ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ दलित बच्चा के साथ भेदभाव आज भी हो रहा है। तो ये भी तो डिग्निटी पर ही प्रश्न चिन्ह है कि इन बच्चों का डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, है ना। कानून बनाने के बावजूद ये सोच का विषय है कि लोगों के सोच में ये बसा हुआ है कि वो एक समान नहीं हैं, लोग एक समान नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस पर हमला कर रहा है कि लोगों के सोच में ही बस गया है। अब इस सोच को तोड़ने की ज़रूरत है। तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज़ द एटीट्यूड चेंजेज वेरी स्लोली। लेकिन प्रयास तो फिर भी जारी है, लॉ बना करके, स्कीम्स बना करके, तो टाइम लेगा, क्योंकि सोच बदलने की बात है, एटीट्यूड को चेंज करना है, और एटीट्यूड में बदलाव लाना एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, हालांकि लोग को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना कानून के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है, लेकिन वो ऐसा करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, डिजेबिलिटी के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जेंडर के आधार पर भी करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, और ये कब ख़त्म होगा, जब लोग यह मानना छोड़ देंगे कि कोई कम है और कोई ज़्यादा है, सब समान है, ये जब मानने लगेंगे, यह एटीट्यूड जब बदल जाएगा तो चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। यही बात यहाँ कर रहा है। कह रहा है एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और यह आप समझ सकते हैं कि लगातार लंबे प्रयास के बाद होगा, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, और यह तभी ख़त्म हो सकता है जब व्यक्तिगत तौर पर तुम भी लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे और समाज भी लड़ेगा, तभी जाकर के यह ख़त्म होगा एक लंबे संघर्ष के बाद। कह रहा है इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, दूसरे प्रजातांत्रिक देशों में या व्यवस्थाओं में किस प्रकार से इक्वालिटी है, समानता है या नहीं है, देखने का चीज़ है। तो इसको हम लोग अभी इस टॉपिक में देखेंगे। तो तुमको क्या लगता है कि केवल इंडिया में है ये समस्या है? नहीं, दुनिया के हर देश में है। जो सबसे डेवलप कंट्री, तुम अमेरिका को उठाओ, वहाँ भी तुमको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। कह रहा है दी ट्रूथ इज दैट मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है दुनिया में, वो सब जगह पर आपको इक्वालिटी के लिए संघर्ष लगातार चल रहा है कम्युनिटीज़ के बीच में। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ले लिया है कि अमेरिका में क्या केस क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन माने जो अफ्रीका के लोग थे जिनको प्लांटेशन वर्कर के रूप में या किसी भी अन्य वर्कर के रूप में उठा करके वहाँ से उनके पीढ़ी को, पहले की पीढ़ी को ले जाया गया अमेरिका में, और वो एक दो पीढ़ी से अमेरिका में ही रह गए। तो वैसे लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, जो कि ओरिजिन जिनका अफ्रीकन है, लेकिन वो रहने लगे हैं दो पीढ़ी से अमेरिका में, तो अफ्रीकन अमेरिकन बन गए। उनके पूर्वजों को ले जाया गया था अफ्रीका से, तो उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेट 1950, इसके बावजूद कि 1950 में एक आंदोलन हुआ था, ये अफ्रीकन अमेरिकन आंदोलन किए थे कि उनको भी एक समान अधिकार दिया जाए। इसके बावजूद भी अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ आपको भेदभाव देखने को मिलेगा रंग वगैरह के आधार पर। फॉर एग्जांपल, अब एक बार उदाहरण यहाँ पर दिया है, एक घटना दिया है कि वाइट और ब्लैक के बीच में वहाँ भेदभाव चलता है। रोज़ा पार्क का उदाहरण है कि रोज़ा पार्क जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, काफ़ी थकने के बाद काम करके वो लौट रही थी बस से। तो बस से जब वो लौट रही थी तो वो क्या होता है कि 1 दिसंबर 1955 को वो जब बस ट्रैवल कर रही थी तो उस समय क्या होता है, वो सीट पे बैठी होती है और
नियम ये होता है कि कोई भी वाइट पीपल अगर आता है तो ब्लैक पीपल को वहाँ से सीट छोड़ देना होता है, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि वो थकी होती है। इसके कारण क्या होता है, काफ़ी विरोधाभास होता है उस बस में और एक मूवमेंट को जन्म दे देता है। इसी मूवमेंट को हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। और सिविल राइट एक्ट पास किया जाता है 1964 में, जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने का काम करता है, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन माने किस जगह से आपका उत्पत्ति हुआ है। इसी मूवमेंट को इसमें दिखाया गया है और इसकी नायिका आप किसको बोलेंगे तो रोजा पार्क को, तो नाम याद होना चाहिए। तो देखो पहले क्या था कि पहले ये सिस्टम था कि जो भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे होंगे वो अलग स्कूल में जाया करते थे, जनरली सरकारी स्कूल में जाया करते थे और वहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा नहीं हुआ करता था। मतलब जो वाइट पीपल थे ना वो इन अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक हुआ करते थे उनसे परहेज करते थे। लेकिन नियम बनाया गया कि एक ही साथ वो पढ़ेंगे, कोई भी स्पेशल स्कूल वगैरह खोलने का ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखने को चेंजेज बहुत व्यापक तौर पर नहीं मिलता है, हालांकि कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन सारे लोग में ऐसा नहीं है कि ये धारणा खत्म हो जा रहा है एक बार में। क्योंकि हम लोग देखें हैं कि ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, लंबा समय तक चलेगा और उसके बाद सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो चेंजेज आएगा। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सरकारी जगह पे व्यवस्था अच्छा नहीं होता है। उन्हीं चीज़ों को इसमें बताया गया है कि किस सेपरेट स्कूल्स वगैरह का प्रोविजन को ख़त्म किया गया, हालांकि ये अभी भी प्रिवेल कर रहा है कुछ न कुछ किसी न किसी फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि ये अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह के पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मस्वाभिमान, आत्मसम्मान के बिना जीवन जीना व्यर्थ है और आत्मसम्मान के प्राप्ति के लिए आदमी को जो भी संघर्ष हो वो करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है आपका। आदमी तो मरणशील है, मरना ही है, लेकिन आत्मस्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ मरिए, ये अम्बेडकर साहब का कहना था। आगे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो कह रहा है कोई भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कहना उचित नहीं होगा, जेन्यून नहीं होगा। देयर आर ऑलवेज communities and individuals trying to expand their idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। हमेशा जो है ना जद्दोजहद चलता रहता है, चुनौतियाँ आती रहती हैं और संघर्ष करते रहते हैं। तो हम लोग देखें ही है कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल का प्रोसेस है। सेंटर टू दिस आइडिया इज द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल। और मेन थीम क्या है कि समानता को प्रिवेल करना है, सोसाइटी में जिताना है कि समानता हो, सबको डिग्निटी मिले और मेंटेन रहे सबका डिग्निटी, इक्वालिटी प्रिवेल करे सोसाइटी में। इन सारे चीज़ों को बोल रहा है। तो ये करवाना एक चुनौती ही है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितने प्रकार के थॉट प्रोसेस से आपको होकर के गुजरना है, उन थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो इसी की बात कर रहा है कि ये सब चुनौती है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जहाँ पर इक्वालिटी को प्रभावित करने के लिए सरकार बहुत तरीके से प्रयास कर रही है। यहाँ पर एक्सर्प्ट दिया गया है, एक्सर्प्ट माने अवशेष है, शेष है, एक पार्ट है किसका, आर्टिकल 15 का। अब जो भारतीय संविधान में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या है, कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब प्रोहिबिशन रोकथाम करना, डिस्क्रिमिनेशन को मतलब भेदभाव को, पक्षपात को, है ना, किस चीज़ के आधार पर, तो धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, किस जगह पर आप जन्म रहे हैं इस चीज़ के आधार पर रोकथाम करना है। इन सब किससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोकथाम करना। पहला पॉइंट क्या बोला है कि दी स्टेट शैल नॉट, मतलब जो भी सरकार है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी सिटीजन के साथ, है ना, इस आधार पर कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है, सेक्स का है, उसका जन्म फलाने जगह हुआ है, इस सब के आधार पर सरकार जो भी स्टेट है वो भेदभाव ना करे। दूसरा क्या करा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, माने कोई भी जो नागरिक है वो इस आधार पर कि धर्म, पार्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, रेस से, कास्ट से, सेक्स से बिलोंग कर रहा है, किसी भी इन सब्जेक्ट में से किसी से को किसी पर उसको रोका जाए। जैसे वो कहीं भी जाना चाहता है, कोई भी पब्लिक प्लेस पर, शॉप पर, पब्लिक रेस्टोरेंट पर, होटल पर, उसको रोक दिया जाए उसके धर्म, ये सब चीज़ के आधार पर, तो ये गैरकानूनी होगा, नहीं करना है। दूसरा, द यूज ऑफ वेल टैंक्स, माने कोई भी पब्लिक सर्विसेज है उसको यूज करने से उसको ना रोका जाए उसके धर्म वगैरह ये सबको देख करके। तो यही एक्सेप्ट है आर्टिकल 15 का, जिसको यहाँ पर चर्चा किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। तो यही हमारा चैप्टर था ऑन इक्वालिटी। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है जो भी पोर्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम फिर से बताएंगे। थैंक यू।